everyone, welcome to the chemistry solution of your ANTS 5 and starting with question number 51. पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है दो रिएक्शंस. अब बोला है सल्फर प्लस 3O2 gives SO3 plus 2x calorie. Basically it is trying to tell you that energy is released and second reaction में भी SO2 is getting further oxidized to form SO3 और इस केस में भी y calorie energy release हो रहा है. राइट तो इसको अगर हम इस तरीके से लिखें S प्लस 3/2O2 gives SO3 तो इस रिएक्शन का डेल्टा H हम लिख सकते हैं -2x और सेकेंड रिएक्शन का अगर हम देखें SO2 प्लस हाफ ऑफ O2 gives SO3 डेल्टा H आ जाएगा इसका -y. राइट अब आपसे बोला है फाइंड आउट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2. अब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 अगर बनाना है तो हमें जो रिएक्शन चाहिए होगा वो होगा S प्लस O2. अब इसको कैसे बनाएं? ये बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यूज़ करना होगा ऊपर वाले रिएक्शंस को. तो ये बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्शंस है 1 और 2. तो सिंस कि आप देख सकते हैं कि SO2 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है बट आई वांट इट टू बी ऑन द राइट हैंड साइड, तो मेरे को इस रिएक्शन को रिवर्स करना होगा. और जैसे मैं उस रिएक्शन को रिवर्स करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ SO3 चेंजेस टू SO2 प्लस हाफ O2 और इसका डेल्टा H हो जाएगा आपका प्लस y. राइट यानी कि ये स्टेप अगर ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक था तो उसको उल्टा करेंगे तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगा. और ऊपर में यहाँ पे देखिए अब क्या आ रहा है, एक एक्स्ट्रा SO3 आ रहा है. इस SO3 को मुझे कैंसिल करने के लिए आई विल हैव टू यूज़ द फर्स्ट रिएक्शन. उसमें हम क्या लिखेंगे S प्लस 3/2O2 गिव्स SO3 इसका डेल्टा H हो जाएगा आपका -2x. राइट -2x. तो अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो SO3 कैंसिल हो जाएगा और 3/2 और हाफ O2 में से हाफ O2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा O2 एंड लाइक एडिशन ऑफ दीज टू रिएक्शंस विल गिव मी द रिएक्शन फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2. और इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा, इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा वो होगा सम ऑफ दिस, वो हो जाएगा y -2x यानी कि ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर. ओके आते हैं अगले क्वेश्चन पे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52 देखिए. आपको बोला pK of HCN is 9.3. The pH of a solution prepared by mixing 2.5 moles of KCN and 2.5 moles of HCN in water and making up to total volume to 500 ml is. तो देखिए सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं कि HCN जो कि एक वीक एसिड है और KCN जो कि सॉल्ट है उसके कॉन्जुगेट बेस का, ये दोनों जब हम मिलाएंगे तो हमें मिलेगा एक बफर. राइट और सिंस की एक वीक एसिड से बना है हम इसे एसिडिक बफर भी कह सकते हैं. राइट अब आपको बोला pH निकालना है. pH ऑफ एसिडिक बफर हम इस तरीके से लिख सकते हैं pK प्लस लॉग ऑफ, इधर आ जाएगा CN माइनस का कॉन्सेंट्रेशन और इधर आ जाएगा HCN का कॉन्सेंट्रेशन. राइट अब pH इज इक्वल टू pK आपको HCN का दिया हुआ है 9.3 प्लस लॉग ऑफ, मेरे को बताइए मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं 2.5/500 और यहाँ पे भी 2.5/500. अल्टीमेटली यहाँ पे 2.5/2.5 विच इज़ बेसिकली log of 1 एंड log of 1 अगर हो गया तो pH का वैल्यू हो जाएगा 9.3. राइट pH का वैल्यू हो जाएगा 9.3. इसका मतलब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53. हीलियम एटम इज 2 times heavier than a hydrogen molecule. The average kinetic energy of helium is. अब 53. अब काइनेटिक एनर्जी एवरेज अगर देखें तो पर मॉलिक्यूल होता है 3/2 kT और पर मोल होता है 3/2 RT. इसमें हमारा मास ऑफ लाइक एटम या मॉलिक्यूल एक्चुअली मैटर नहीं करता. इट इज़ डिपेंडेंट ओनली ऑन टेम्परेचर कंसिडरिंग देयर आइडियल गैसेस. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे चाहे हीलियम का बात करें हम चाहे हाइड्रोजन का, तो दोनों का ही काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो सेम होगा और अगर सेम है यानी कि आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी. ओके क्वेश्चन नंबर 54 देखिए. 54 में आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनको देखते हैं. यहाँ आपके पास CrO5, इसमें क्रोमियम, इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है. क्रोमियम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में रहता है. सेकेंड अगर हम देखें तो NH2 होल 2 और यहाँ 2+, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन तो न्यूट्रल है तो निकल भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. अगर हम यहाँ देखें COClO4 तो
इसका अगर देखें यहाँ पे पर क्लोरेट आयन के साथ कनेक्टेड है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और FeCO5 तो आयरन पेंटाकार्बोनल। यहाँ पे अगर हम देखें तो आयरन अपने और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट 55 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। बोला है वर्क इज अ स्टेट फंक्शन, ये गलत है। सेकेंड इज टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन, ये करेक्ट है। ऑप्शन सी को देखें अगर हम तो चेंज अ स्टेट इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर स्पेसिफाइड, विच इज परफेक्टली करेक्ट, एंड वर्क इज अ पाथ फंक्शन। तो इसमें बड़ा ही ईजीली हम बोल सकते हैं कि जो स्टेटमेंट फॉल्स है वो होगा 55 में ए। ओके, 56 देखते हैं। 56 आपसे बोला गया है PbCl4 exists while PbBr4 and PbI4 do not because of। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लोरीन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बिकॉज उसका खुद का रिड्यूस होने का टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि आप जानते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट है, तो इसी की वजह से अगर हम देखें तो PbCl4 इसलिए एग्जिस्ट कर सकता है बिकॉज क्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि Pb को Pb4+ के ऑक्सीडेशन स्टेट तक लेके जाता है। बट द थिंग इज ब्रोमीन और आयोडीन वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इसकी वजह से वो Pb2+ को Pb4+ तक ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये PbBr4 एंड PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब अगर हमसे करेक्ट रीज़न पूछा जाए तो यहाँ पे एक बार हम वापस से चारों रीजंस को देख लेते हैं। इनेबिलिटी ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन टू ऑक्सीडाइज Pb2+ टू Pb4+, दैट इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस भी एक बार देख लिए। Br- एंड I- एंड स्मॉलर इन साइज यहाँ पे एक्चुअली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी अगर देखें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन विच इज एक्चुअली रॉन्ग बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है क्लोरीन इज अ गैस, दैट ऑल्सो हैज नथिंग टू डू विद दिस, राइट। तो करेक्ट आंसर हमारा जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57 बोला गया है व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे अगर हम देखें रिएक्शन Na2CrO4 जब सल्फ्यूरिक एसिड से हम ट्रीट करते हैं तो हमारा बनता है Na2Cr2O7 एंड वाटर, राइट। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। 58 पे आते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रेडाई इज करेक्ट। ऑप्शन ए अगर हम देखें आपसे बोला हुआ है लिथियम से बड़ा बेरिलियम से बड़ा मैग्नीशियम। तो यहाँ पे हम एक बात क्लियरली देख सकते हैं कि लिथियम और बेरिलियम सेम पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं, लेफ्ट से राइट साइज डिक्रीज होता है, तो बेरिलियम कांट बी बिगर देन लिथियम, तो ये ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी में बोला गया H+ से बड़ा Li+, बिल्कुल डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, और उससे बड़ा H-। यस, हाइड्राइड आयन इज एक्चुअली वेरी लार्ज, एक्सेप्शनली लार्ज because of the ratio of electrons and proton that it has. Option C अगर हम देखें oxygen, fluorine, neon, this is again false. Why? Because fluorine is supposed to be smaller than oxygen because left से right size decrease होता है। और option D अगर हम देखें Na+, F-, O2-, this is again these are isoelectronic species, and isoelectronic species में जो anions होते हैं वो larger होंगे cation से obviously। तो इसका ये ऑर्डर एक्चुअली गलत है, इसका करेक्ट होना चाहिए था इसका रिवर्स, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, राइट। तो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आता है क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 एट 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन गैसियस ऑक्साइड एट 2 bar इज सेम एज दैट ऑफ डाइनाइट्रोजन एट 5 bar। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्साइड। अब देखिए डेंसिटी को हम लिख सकते हैं PM/RT, राइट। आपसे बोला डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन गैसियस ऑक्साइड एट 2 bar, तो हमारे पास अब यहाँ पे R और T तो कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं अगर डेंसिटी सेम है तो मैं बोल सकता हूँ पहले गैस का डेंसिटी D, सेकेंड गैस का डेंसिटी D'। तो पहले वाला हमारा एक गैसियस ऑक्साइड है और सेकेंड वाला डाइनाइट्रोजन है, राइट। तो हम नाइट्रोजन का जो होगा उसका हम ये बोल सकते हैं, जब हम PM/RT इक्वेट करने का कोशिश करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं RT तो दोनों के लिए सेम होगा, प्रेशर और मोलर मास अलग हो सकता है, तो हम RT को कैंसिल कर देते हैं। तो मेरे को बताइए पहला वाला गैस जो दिया है वो 2 bar पे रखा गया था, उसका मोलर मास M मान लेते हैं, और सेकेंड वाला गैस जो कि डाइनाइट्रोजन है उसको 5 bar पे रखा गया था और मोलर मास डाइनाइट्रोजन का होता है 28, राइट।
तो मोलर मास हमारा हो जाएगा 5/2 × 28, राइट। यानी कि हम इसको ऐसे करके कर सकते हैं 14 × 5 70, राइट, 70 ग्राम पर मोल। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 60 थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल्स फॉलोज द ऑर्डर। तो इसमें बेसिकली आपको क्या देखना है, इसमें आपको देखना है कि कितने LiH, NaH, KH और RbH। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो थर्मल स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, तो इसमें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा आता है LiH में, राइट। उसके बाद NaH, तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि डाउन द ग्रुप द लाइक लैटिस एंथैल्पी आप बोल सकते हैं वो डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से हम बोलेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा इसमें, और उसकी वजह से ऑर्डर जो होगा वो हो जाएगा ये वाला। इसकी वजह से हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट इज 61, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट आर दिस। अब बोला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट क्या होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट जो है वो सबसे पहले Ag प्लस NO3- में डिसोसिएट करता है। अब इसके लिए अगर हम वैन टॉप फैक्टर का एक्सप्रेशन लिखें तो वो होगा 1 + m-1 × अल्फा, और I इक्वल्स हम ये बोल सकते हैं कि सिंस सिल्वर नाइट्रेट डिसोसिएट्स टू फॉर्म 2 आयंस, तो हम बोलेंगे 2 - 1 यानी कि डायरेक्टली 1 + अल्फा। अब दिस विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट्स, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 170 / 92.64, राइट। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करूँ तो अल्फा आ जाएगा आपका 170 / 92.64 -1, which can be written as 170 - 92.64 / 92.64। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इधर 70 गया, इधर उसके बाद 22 जाएगा, तो हमारा आ जाएगा कितना 77.36 divided by 92.64, राइट। 77.36 divided by 92.64। अब अगर यहाँ पे अगर हम यूज़ करते हैं जो डेटा हमें गिवन है तो आता है हमारा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो 77.36 divided by 92.64। आप इजीली देख सकते हैं कि ये वैल्यू न्यूमरेटर जो है इट्स वेरी क्लोज टू डिनोमिनेटर, और चारों ऑप्शंस को देख के क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि हमारा आंसर जो हो रहा है वो 100% से थोड़ा सा ही कम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, विच इज़ 83.5%, ऑप्शन बी। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62 इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 1 liter of 1 molar aqueous solution of MnO4- is reduced to MnO4 2- at cathode. How many Faradays would be required so that the solution becomes 0.899 molar MnO4-? ओके, अब देखिए MnO4- से MnO4 यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जा रहा है +7 से +6। इसका मतलब इन द प्रोसेस इट मस्ट बी गेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन जो सेल लिया गया है उसमें वॉल्यूम है 1 लीटर। वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो उसमें हमारे पास 1 लीटर 1 मोल, यानी कि हमारे पास 1 मोल MnO4- था, राइट। इसका 1 मोल था। अब 1 मोल से इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होके हो रहा है 0.899 मोलर, यानी कि हमारे पास 1 मोल में से 0.899 मोल MnO4- बचा है, यानी कि ज़रूर मैं बोल सकता हूँ कि ये जो डिफरेंस आएगा इनका उतना मोल ऑफ MnO4- रिड्यूस हो गया है, राइट। तो अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो 1 - 0.899 ये करेंगे तो आ जाएगा 0.101, राइट। तो इतने, दिस इज द मोल्स ऑफ MnO4- रिड्यूस्ड, राइट। इतने मोल्स ऑफ MnO4- रिड्यूस हुए। अब आपको पता है कि 1 मोल MnO4- के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैं ये बोलूँगा कि 0.101 मोल ऑफ MnO4- के लिए 0.101 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ 0.101 फराड चार्ज चाहिए, यानी कि आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63। देखिए, Fe2O3 is reduced to iron near the top of blast furnace by। थियोरेटिकल क्वेश्चन आपका मेटलर्जी से, इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी,
Fe2O3 इज रिड्यूस्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64, बोर्स रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम n equal to 1 is approximately 0.53 angstrom. The radius of first excited state is, तो हम ये बोलेंगे Rn जो होता है वो होता है n स्क्वायर बाई जेड ए नॉट। तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट या फिर बोर्स रेडियस अगर दिया हुआ है आपको 0.53, तो हम ये कर सकते हैं कि n इक्वल टू 2 के लिए, सेकेंड ऑर्बिट के लिए तो n का वैल्यू अगर 2 हो जाएगा तो 2 स्क्वायर इंटू ए नॉट इज नथिंग बट बोर्स रेडियस दैट इज गिवन एज 0.53। तो हम क्या करेंगे 4 टाइम्स ऑफ 0.53 और ये आएगा आपका 2.12 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65। देखिएगा 65, a binary solid A plus B minus has zinc blende structure with B minus ion constituting lattice and A plus ions occupying 25% of tetrahedral holomzy। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे इस केस में, अगर आप देखें A प्लस और B माइनस अगर लैटिस बना रहा है तो ZnS के जैसा स्ट्रक्चर बोला है तो B माइनस ज़रूर CCP में आएगा, और CCP में आएगा मतलब B माइनस के हमारे पास 4 आयंस रहेंगे एक यूनिट सेल में। अब अगर 4 पार्टिकल्स आ रहे हैं तो इसकी वजह से टेट्राहेड्रल वॉइड जो आएंगे वो 8 आ रहे हैं, बट उन टेट्राहेड्रल वॉइड्स में से बस 25% ऑक्यूपाइड है, यानी कि 1/4 ऑफ दैट इज एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय A। तो 1/4 इज ऑक्यूपाइड, यानी कि हम ये बोलेंगे कि A प्लस का जो नंबर होगा वो हो जाएगा आपका 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि A का नंबर 2, B का 4, या फिर हम फॉर्मूला बोल सकते हैं AB2 यानी कि आंसर ऑप्शन बी होगा। ओके, आता है अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 66, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। विच नोबल गैस हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? एज यू नो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो कि जनरली होते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर डाइपोल इंटरैक्शन या फिर वैन डेर वाल्स फोर्स। नोबल गैसेस में तो डाइपोल इंटरैक्शंस या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो इसमें हम लोग डायरेक्टली वैन डेर वाल्स फोर्स के बेसिस पे आंसर देंगे, और वैन डेर वाल्स फोर्स डिपेंड करता है मोलर मास के ऊपर। तो द वन विद द लोएस्ट मोलर मास शुड हैव द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, और इन चारों गैसेस में हम जानते हैं कि सबसे लोएस्ट मोलर मास होता है हीलियम का, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, वही हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। 67 देखते हैं। आपसे बोला है द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्स ऑफ ऑक्सीजन फ्लोरीन एटम्स आर रेस्पेक्टिवली गिवन बाय। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन अगर हम इनको देखें तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। इसको लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p4, इसको लिख सकते हो 1s2 2s2 2p5। अब हम इससे एक इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p3, ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p4। अब आप मेरे को एक सिंपल सा बात बताइए, एक सिंपल सा बात बोलो, यहाँ पे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जब हमें हटाना होगा तो यहाँ पे ये आ रहा है हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड जो होता है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इसकी वजह से उसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू फ्लोरीन। तो यहाँ पे जो डेटा है आप देख सकते हैं कि सेम 2 नंबर्स रिवॉल्व हो रहे होंगे, जिसमें ऑक्सीजन वाले का थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए फ्लोरीन से। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें फर्स्ट नंबर गिवन इज ग्रेटर देन द सेकंड नंबर, एंड दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड नीडेड टू रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस 4.31 ग्राम ऑफ AgCl। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड नीडेड टू रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो ये रहा मेरा सिल्वर नाइट्रेट, उसके साथ हम ले रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस AgCl, और यहाँ पे बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट। अब इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आएगा, राइट। ओके, अब हम ये देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड जो चाहिए होगा, कैल्शियम क्लोराइड और AgCl के बीच में जो रेशियो है वो 1:2 है, राइट। तो हम ये देख सकते हैं कितना बनाना है हमें सिल्वर क्लोराइड, तो वो है हमारा 4.31 ग्राम, यानी कि अगर हम इसका मोल्स देखें तो हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास। अब मोलर मास ऑफ AgCl अगर हम देखें तो उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, Ag का मोलर मास होता है 108 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 143.5 आता है, तो 143.5 ये आ गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl। अब अगर इतना मोल AgCl बनाना है तो हमें कितना मोल कैल्शियम क्लोराइड चाहिए होगा,
तो 2 मोल AgCl बनाने के लिए 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड चाहिए होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड रिक्वायर्ड वुड बी हाफ ऑफ द मोल्स ऑफ AgCl प्रोड्यूस्ड, राइट। और आपको अगर बोला यही निकालने बोला है आपको, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.15 बाय अप्रॉक्सीमेटली बाय 143.5, राइट। और इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा आना चाहिए क्लोज टू आंसर, जो आएगा आंसर वो होगा 0.015, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69. At 300 Kelvin, 36 gram of glucose present in a liter of its solution has an osmotic pressure of 4.98 bar. If the osmotic pressure of solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be its concentration? चलिए देखते हैं। आपको बोला है 36 gram of glucose present in a liter of its solution has an osmotic pressure of this 4.98 bar. Okay, तो इससे हम पता चलेगा pi is equal to CRT लिख सकता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। तो यहाँ पे हमें बोल सकते हैं कि जो पाई आ रहा है वो आ रहा है 4.98 बार, कब? जब 36 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मतलब हम अगर उसका मोलारिटी लिखें तो हम लिख सकते हैं 36 डिवाइडेड बाय 180 जो कि उसका मोलर मास है इन 1 लीटर, राइट, दिस इज द मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर इनटू RT। अब बोला है इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.52 बार एट द सेम टेम्परेचर What would be its concentration? तो अब concentration पूछ रहा है आपसे, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ से हम RT का वैल्यू निकाल सकते हैं। RT का वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ मैं 0.2, तो RT आ जा रहा है 4.98 डिवाइडेड बाय 0.2। तो अब अगर हम वापस से ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना चाहें वो हो जाएगा लाइक पाई इज इक्वल टू CRT, वापस यूज़ कर रहे हैं। पाई दिया हुआ है इस बार कितना 1.52, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, RT की जगह लिखा जा सकता है 4.98 बाय 0.2, राइट। अब क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करने के लिए हम थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं। 0.2 को मैं लिख सकता हूँ 1/5, और 1/5 अगर ऊपर आ गया तो ऊपर 4.98 अप्रॉक्सीमेटली 5 पहले से था तो ये आ जाएगा 25, तो C हो जाएगा 1.52 बाय 25। 1.52 बाय 25 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3/50 या फिर 6/100 के अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि 0.06 के आसपास होना चाहिए, 0.06 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70. A metal M forms M2O3 type oxide and Mn type nitride. तो M2O3 टाइप ऑक्साइड है और Mn नाइट्राइड है। इसका मतलब जो M है उसका वैलेंसी हम बोल सकते हैं कि Mn अगर नाइट्रोजन जिसका वैलेंसी 3 है उसके साथ अगर 1:1 का रेशियो इसका वैलेंसी भी 3 होना चाहिए, और हम जानते हैं कि M का वैलेंसी 3 और O का वैलेंसी 2 तभी इस तरह का ऑक्साइड बना है हमारा, राइट। तो मेटल का जो वैलेंसी हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। मेटल का वैलेंसी 3 जो होगा तो एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल कुड बी, अब अगर हम यहाँ पे मेटल्स देखें तो 11 मतलब सोडियम का बात किया जा रहा है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लास्ट में 19 मतलब पोटाशियम। तो हमारे में इन 4 मेटल्स में से, इन 4 एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट है जिसका वैलेंसी 3 है? वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन नंबर 71 पे, क्वेश्चन नंबर 71 बोला है कंसिडर द रिएक्शन A gives B plus C, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A is 1 molar, 20 minutes time is required for completion of 20% reaction। तो क्या बोला है, हाफ लाइफ क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है d/dt of B gives is equal to K into concentration of A के पावर 1। इसका मतलब ये जो रेट लॉ दिया है उसके हिसाब से रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, और रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो हम उसका हाफ लाइफ लिख सकते हैं 0.693/K। अब हम कैसे निकालेंगे? K को निकाल सकते हैं हम लोग इस तरीके से 2.303/T log of A0/AT, राइट। अब आपको बोला है 20%, 20 मिनट्स टाइम लगा है, 20 मिनट्स टाइम लगा है कब? रिएक्शन को 20% खत्म होने में। तो 20% अगर खत्म हो गया तो इनिशियली अगर मेरे पास A0 था तो मेरे पास यहाँ पे जरूर 0.8, 20% यानी कि 0.2 खत्म हो चुका, 0.8 A0 बाकी है। A0 कैंसिल कर सकता हूँ, 0.8 को लिखा जा सकता है 4/5 एंड दिस विल कन्वर्ट टू 5/4, राइट। लॉग ऑफ 5/4 को मैं लिख सकता हूँ 2.303/20 log of 5 minus log of 4
तो log 5 माइनस log 4। अब आपको जो वैल्यूज़ दिए हैं वो तो एक्यूरेट वैल्यूज़ हैं, लेकिन आप कैलकुलेशन के लिए अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ log 5 0.7 माइनस log 4 विच इज़ 0.6 यूज़ कर सकते हैं, राइट। जिससे हम लिख सकते हैं कि 2.303 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा हमारा k का वैल्यू। अब इस डेटा को यूज़ करके हम निकालेंगे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ जो होगा वो होता है, इसको हम लोग 0.693 बाई के लिख सकते हैं, या फिर 2.303 log 2 बाई के लिख सकते हैं। इंटू 0.3 कर देता हूँ मैं यहाँ पे बाय के। अब के जगह पे मैं लिखूँगा 2.303 इंटू 0.21 मल्टीप्लाइड बाई 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 यहाँ पे डिनोमिनेटर था, ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो जा रहा है। 20 इंटू 0.3 आ रहा है 6 डिवाइड बाई 0.1, 60 के आसपास आ रहा है, और 60 के जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, एंड दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। Hello everyone, let's start the discussion of Organic Chemistry Full Test 5. चलो क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। तो इसमें हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, ठीक है। तो अगर ये ऑप्शन को देखें, यहाँ पे देखोगे साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वैकेंट पी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वैकेंट पी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पूरा कॉन्जुगेटेड है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंसेस 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बेसिकली एंटी एरोमेटिक है, इजंट इट, ठीक है। तो ये एरोमेटिक नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि बाकी सब अगर देखोगे इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाइरोल है, ये पिरिडीन, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, बाकी सब एरोमेटिक है। तो हमारा सही आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है, 73 के साथ। अगर तुम लोग देखोगे करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा गया और 4 कंपाउंड को ही फिनॉल, इथानॉल, क्लोरोएसिटिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, इन 4 को जंबल अप करके दिया हुआ है। इन 4 कंपाउंड को पहले मैं बना लेता हूं। ये हो गया फिनॉल, ये हो गया इथानॉल, क्लोरोएसिटिक एसिड मतलब ये हो गया, और एक हो गया एसिटिक एसिड, सही है। अब हमें बोला है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फिनॉल हो गया, एल्कोहल हो गया। फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो कॉन्जुगेशन में होगा, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फैमिली होता है वो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। लेकिन इन दोनों में अगर कंपेयर करें, यहाँ पे एक एडिशनल -I ग्रुप आ चुका है, तो विड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। इसलिए ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा एसिडिक इज क्लोरोएसिटिक एसिड, इससे पहले आ जाएगा एसिटिक एसिड, उससे पहले आ जाएगा फिनॉल, और सबसे कम एसिडिक है इथानॉल, ठीक है। तो ये ऑर्डर जहां पे दिया हुआ है, तो फिनॉल, इथानॉल, फिनॉल, एसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो इथानॉल, फिनॉल, एसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड, यस, ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 74 स्टेटमेंट 1 में बोला गया कि प्रोपीन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड टू गिव 1 क्लोरोप्रोपेन। तो हम लोग देख लेते हैं, ये है हमारा प्रोपीन, और इसका रिएक्शन अगर करेंगे HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड टू गिव 1 क्लोरोप्रोपेन, ये मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल गलत दिया हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्लियर। मतलब 1 क्लोरो अगर इधर से भी दे दूँ मैं ये, तो ये नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें खराश इफेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत ही है, क्योंकि इसमें पेरोक्साइड HCl पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, यहाँ पे क्लासिकल कार्बोकेटाइन ही होगा, सेकंड पोजीशन पे एक्चुअली क्लोरीन अटैच होता, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, एडिशन ऑफ HCl डज नॉट फॉलो खराश इफेक्ट, बिल्कुल ट्रू, ठीक है। खराश इफेक्ट सिर्फ HBr फॉलो करता है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, लेकिन डी ऑप्शन आप देखिए, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यस, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 75 पे आते हैं। एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विथ डाई एल्काइल कॉपर रिएजेंट्स टू गिव। तो डाई एल्काइल कॉपर रिएजेंट जैसे हो गया ये गिलमान रिएजेंट इसे बोलते हैं, तो इसका रिएक्शन अगर आप एल्काइल हैलाइड से करेंगे तो SN2 पाथ से यहाँ पे 2 मोल्स, ठीक है, बैक साइड अटैक, तो इससे RR डैश प्लस
2 मोल्स LiX प्लस CuX, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो बेसिकली बन क्या रहा है, एल्केन्स। मैं आपको बताना चाहूँगा ये रिएक्शन होता है कोरे हाउस सिंथेसिस, तो एल्केन्स ही प्रोड्यूस होता है, इसलिए हमारा सही आंसर जो आप ऑप्शन में देख सकते हो C हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट 76। तो 76 में हमारे पास है फिनॉल, जिसका रिएक्शन हम लोग करते हैं जिंक डस्ट के साथ, जिससे बेंजीन बन जाएगा। ये हमारा बन गया X। अब इसका रिएक्शन जब हम लोग CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करेंगे तो AlCl3 Cl ट्रैप करेगा, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन से अटैच होगा, टॉल्वीन बन जाएगा यहाँ पे। दिस इज नथिंग बट Y। तो एक बार ही बन गया। अब इसका रिएक्शन बोल रहे हैं एल्केलाइन KMnO4 हीटिंग, तो बेंजाइलिक कार्बन में अगर एक भी हाइड्रोजन है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, बेंजोइक एसिड। तो जो प्रोडक्ट है बेंजोइक एसिड, आंसर हो जाएगा D। अब बात करते हैं 77 की। तो 77 में हमें बोला गया है प्रोपाइन ऑन हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4। ये हो गया प्रोपाइन। इसका रिएक्शन हमें करना है H2SO4 एंड HgSO4। तो बड़ा सिंपल रिएक्शन है, कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन को कीटोन में कन्वर्ट कर दो, ये हमारा प्रोडक्ट होगा, गिव्स एसीटोन। बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। 78 की बात करते हैं हम लोग। आइसोसाइनाइड रिएक्शन इन्वॉल्व्स द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ, पहले ही आंसर करेक्ट है, CCl2 कार्बिन, क्योंकि B कार्बोकेटायन है, C कार्बेनायन है, D फ्री रेडिकल है, ठीक है। एक्चुअली कार्बिन बनता है। रिएक्शन आपका आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन मतलब कार्बाइलेमीन टेस्ट या रिएक्शन की बात कर रहा है। तो प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन CHCl3KOH, तो इससे हमें आइसोसाइनाइड मिलता है, ये वो रिएक्शन है कार्बाइलेमीन टेस्ट या रिएक्शन, ठीक है। जिसमें एक्चुअली फर्स्ट स्टेप से ही हमें पता चल जाएगा अपना आंसर, क्लोरोफॉर्म है ये। इसका रिएक्शन जब हम लोग बेस के साथ करते हैं तो एसिड बेस, पहले ये कार्बेनायन बनता है, लेकिन उसके बाद लीविंग ग्रुप निकला तो ये CCl2 कार्बिन ऐसा बनता है, लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो बेसिकली इसकी बात हो रही थी, इसलिए हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। 79, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। तो एस्पार्टिक एसिड नहीं होता है एसेंशियल अमीनो एसिड। ल्यूसीन जो है, ठीक है, यस ये होता है। सी वैलिन ये भी होता है, ठीक है, वेलाइन मतलब। और डी ग्लाइसिन ये नहीं होता है। ई एलेनाइन ये भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब NCERT में डायरेक्ट आपके हैं, तो आपको वहाँ जो है 20 अमाइनो एसिड का टेबल है, वहाँ पे एसेंशियल नॉन एसेंशियल क्लियरली डिस्टिंग्विश किया गया है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 79 का। वैसे ही आपका देखो क्वेश्चन नंबर जो 80 है, इट इज़ ऑल्सो थियोरेटिकल क्वेश्चन। मॉर्फिन ये सबको पता ही होगा, इट इज़ यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक टू रिलीव पेन, ठीक है। इसका आंसर जो है सी आ जाएगा। ये सब थियोरेटिकल है, प्लीज़ गो थ्रू NCERT, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 81, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसका IUPAC नेम हमें बताना है। तो ये OH NH2 COH। तो आप लोगों को पता है इन फंक्शनल ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी टेबल में ऊपर कौन है, COH। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बाकी ये सब सब्स्टिट्यूएंट है। जिसका नाम हो जाएगा 2 अमाइनो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो आप लोग देख सकते हो हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 82 के साथ। कंपाउंड कैन एग्जिबिट, ठीक है, कौन सा आइसोमेरिज्म ये शो कर सकता है। तो यहाँ पे देखो ये कंपाउंड को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड तो GI नहीं दे रहा है, लेकिन ये तो कायरल सेंटर है। तुम्हें पता है अगर कायरल सेंटर है तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जरूर देगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म गलत, क्योंकि ग्रुप सेम है तो GI तो दे ही नहीं सकता है। टॉटोमेरिज्म तो देगा ही नहीं है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी है। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल हो नहीं सकता क्योंकि ज्योमेट्रिकल देगा नहीं, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट आंसर है सी, बिकॉज ऑफ द कायरल सेंटर। ऑप्टिकल की पॉसिबिलिटी तो है, ठीक है। चलो हम लोग अभी बात करते हैं 83 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एनर्जेटिक कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो मैं इनका कंप्लीट ऑर्डर बता देता हूँ। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा होता, क्योंकि ये पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे साइक्लोहेक्सेन का, तो चेयर सबसे स्टेबल होता है, उसके बाद आता है ट्विस्टेड बोट, फिर आता है बोट, और लास्ट में हाफ चेयर। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। अगर हमें एनर्जी ऑर्डर पूछ ले तो बिल्कुल उल्टा, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। हाफ चेयर सबसे ज़्यादा, फिर बोट, फिर ट्विस्टेड बोट,
और लास्ट में चेयर, ठीक है। इसलिए हाफ चेयर का एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट एनर्जेटिक कन्फर्मेशन बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी दिल्ली। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 84 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज हाईएस्ट प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। जैसे ये ग्रुप्स हमें दिए हैं, इनको मैं प्रॉपरली लिख लेता हूँ। तो बोला है कि हाईएस्ट प्लस आई किसका है, तो यहाँ पे तो अकेला यही प्लस आई लगा रहा है। यहाँ पे इस CH2 के रेफरेंस में, इस कार्बन के रेफरेंस में अगर हम लोग बात करें तो एक ही प्लस आई, यहाँ पे दो प्लस आई और यहाँ पे तीन प्लस आई। तो अगर ऐसे बात करें तो आप लोगों को पता है मैक्सिमम प्लस आई किसका होगा, डी का, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 85 की बात करते हैं कि X इज हीटेड विथ सोडा लाइम एंड गिव्स इथेन, ठीक है। सोडा लाइम बोलते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रिएक्शन है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम का मीनिंग ही होता है NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि इथेन मिला है, मतलब पक्का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो इथेन से बड़ा होगा, एक कार्बन ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है कि सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन इज नथिंग बट अ डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो उसमें कार्बन एटम डिक्रीज हो जाता है। तो अगर इथेन हमें मिल रहा है तो पक्का 3 कार्बन वाला एसिड प्रोपानोइक एसिड होना चाहिए। तो ए तो हो ही नहीं सकता है, बी हो ही नहीं सकता, ये तो सेम कार्बन का एसिड हो गया, पॉसिबल ही नहीं। बी तो छोटा है एसिड, वो तो और पॉसिबल नहीं। सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखो, अगर आप प्रोपानोइक एसिड लोगे और इसका रिएक्शन सोडा लाइम के साथ NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड हाई टेम्परेचर, तो बस CO2 आप एलिमिनेट कर दीजिए। अब देखिए H कार्बन से जुड़ गया तो ये इथेन बना लेगा, तो वही बोला है हमें, इथेन ही मिला है। तो किससे? X से, तो X ही आइडेंटिफाई करने बोला है, इसलिए हमारा सही आंसर जो है C हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन B पे, ठीक है। हमने सेक्शन A की बात कर ली, अभी सेक्शन B की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट 86। इथाइलिन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एसिटाइलिन बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू। इथाइलिन है ये, दिस इज इथाइलिन। एसिटाइलिन मतलब हो गया ये, दिस इज एसिटाइलिन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है, क्लियर है, या सेपरेट करने के लिए, डिस्टिंग्विश एक ही बात है, दोनों को अलग करने के लिए हमें यूज़ करना होगा ना तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ना पायरोगेलॉल, ना ही चारकोल पाउडर। हमें यूज़ करना है ऑप्शन सी, एमोनियकल CO2Cl2, ठीक है। बेसिकली ये फेलिंग्स रिएजेंट यूज़ करने से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इससे कॉपर प्रेसिपिटेट बनेगा, रेड PPT, ठीक है। इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि इसके पास एसिडिक H है और इसके पास नहीं है, ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर C हो जाएगा। 87 की बात करते हैं, तो हमारे पास है आयोडो इथेन। इसका रिएक्शन करेंगे, आइडेंटिफाई Z बोला है, वही फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहलिक KOH के साथ, तो पाथ होगा E2, तो यहाँ पे आंसर आएगा इथीन। ये बन गया हमारा X। इसका रिएक्शन Br2 के साथ, तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, तो एंटी एडिशन Br ऐड हो गया, ये हो गया मेरा Y। इसके बाद KCN, जब तक कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है हम लोग एक्सेस ही मानेंगे। SN2 पाथ, ब्रोमीन हटाओ CN लगाओ, ये बन चुका है, दिस इज आवर Z। तो ये और कुछ नहीं, हमारा B ऑप्शन है, ठीक है, CN B इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 को सॉल्व करते हैं हम लोग। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो आप एक बार देखो, यहाँ पे 2 डिग्री सबस्ट्रेट है और 3 डिग्री सबस्ट्रेट है, तो पक्का वाटर के साथ ये SN1 पाथ ही लेगा, SN2 की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप लोगों को पता है, अगर मैंने प्रेडिक्ट कर लिया है कि सबस्ट्रेट 2 डिग्री या 3 डिग्री है, वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ SN1 लगा रहा है, तब तो मुझे रेट का डिपेंडेंस भी पता है क्योंकि क्वेश्चन रेट ही का है, ठीक है। तो रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टूवर्ड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो उसी बेसिस में हमें देखना था ये। तो अब देखो 1 वाले में तो ड्यू टू PDC, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, रेजोनेंस के वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये लोन पेयर पाई में जा सकता है, पाई लोन पेयर में। इससे डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर आया तो इसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा नहीं, तो इसका रेट तो बहुत स्लो होगा। सेकेंड वाला देखते हैं, डबल Br2, तो इससे जब हम लोग हटाएंगे ब्रोमीन तो कार्बोकेटाइन हमारा रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है। नेक्स्ट इसको देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा H है 4, ये हो गया 4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फा H देखेंगे तो 9 है, ठीक है, ये सब हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। तो इसका फाइनल रेट का ऑर्डर बताता हूँ। हमें बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ना,
इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे फालतू 1, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद 4, सबसे ज़्यादा 2 का। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये ऑर्डर हमें ढूंढना है 1 3 4 2, 1 3 4 2। आंसर है डी, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 89, अ फ्रूटी स्मेल इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ इथानॉल विथ। फ्रूटी स्मेल मतलब पक्का ईस्टर होगा, ठीक है। तो इथानॉल ऑब्वियसली एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ही उसे ईस्टर बना सकते हैं हम लोग। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है ये, ठीक है। और ईस्टर से ही फ्रूटी स्मेल आता है इथानोइक एसिड के साथ, ठीक है। तो एसिड के प्रेजेंस में वाटर बस एलिमिनेट कर दो यहाँ से, इससे बनेगा CH3 CH2 OCO CH3, ठीक है। तो इससे फ्रूटी स्मेल आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 90, तो इसमें हमारे पास फिनॉल है, इसका रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म और KOH से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, राइमर-टाइमन रिएक्शन। तो इससे दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ऑर्थो प्रोडक्ट या तो पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि मेजर जो होता है वो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा बेसिकली, ऑर्थो सैलिसिलडिहाइड बोलते हैं इसे। तो ये हो गया हमारा X। अब इसके साथ हमें दिया गया है 50% KOH। तो देखो ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसका अल्फा H नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारा जो रिएक्शन होगा कंसंट्रेटेड KOH के साथ, दैट इज नथिंग बट अ वेरी पॉपुलर रिएक्शन, केनिज़ारो रिएक्शन। ये सबने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो बस करना क्या है, व्हाट इज केनिज़ारो? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं उसे, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो सीधा सीधी बात है भाई, इस रिएक्टेंट का रिजल्ट जो होगा वो ऑप्शन बी ही रहेगा। एक देख लो आप, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट और एक रिड्यूस प्रोडक्ट। एक्चुअली होता क्या है, इसका जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होता है ये होता है एसिड, तो बस एक ऑक्सीजन ऐड करना होता है, ये बन गया एसिड। और दूसरा रिड्यूस प्रोडक्ट, तो एल्डिहाइड को रिड्यूस करने से एल्कोहल बन जाता है, तो ये बना, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो अब अगर हम लोग देखेंगे, बस एसिड का सॉल्ट बना देना है हमें, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द फाइनल प्रोडक्ट। तो इसलिए ये हमारा आंसर जो होगा वो बी रहेगा, ठीक है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज अ वेरी पॉपुलर रिएक्शन, आपने पढ़ा ही होगा ये ऑब्वियसली, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट सेल्फ केनिज़ारो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल के साथ, आप देख ही सकते हो हमने कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल यूज नहीं किया है, सेम मॉलिक्यूल के साथ ही कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया केनिज़ारो का, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द मैकेनिज्म ऑफ केनिज़ारो रिएक्शन इज। मैं आपको जैसे एक मैकेनिज्म बता ही देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे केनिज़ारो के लिए। अगर हम लोग जैसे ले लें फॉर्मल्डिहाइड 2 मोल्स, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कंसनट्रेटेड OH- के साथ एक तो सॉल्ट बनता है जैसा अभी अभी हमने देखा था, ठीक है, और दूसरा रिड्यूस प्रोडक्ट एल्कोहल। कैसे होता है, फर्स्ट स्टेप में पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ये बन गया। सेकेंड स्टेप में ये जो हमारा इंटरमीडिएट बना, ये दूसरे मोल फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, हाइड्राइड ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रॉन इधर। तो इससे बनेगा क्या, फर्स्ट वाला तो एसिड प्लस दूसरा 2H है और एक H आया तो CH3O-। फाइनल स्टेप में क्या होगा, यही H+ ट्रांसफर। अब देख रहे हो ये एसिड है और ये दूसरा वाला बेस है, एसिड अपना H+ दान कर देगा, HCO- प्लस ये बेस H+ को ट्रैप कर लेगा, तो ये प्रोडक्ट्स है। तो अगर हम लोग एक समराइज करें, सबसे पहले में न्यूक्लियोफिलिक अटैक, उसके बाद हाइड्राइड ट्रांसफर और फाइनली H+ ट्रांसफर, ठीक है, वो हमारे ऑप्शन ए में है, देख सकते हो। न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ट्रांसफर ऑफ H- एंड ट्रांसफर ऑफ H+, सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ए। बाकी सब ऑप्शंस ऐसे ही बोगस हैं, उनको ऐसे ही सीक्वेंस में कुछ भी लिख दिया गया। जैसे बी में देखो ट्रांसफर ऑफ H- पहले, ये तो हो ही नहीं सकता है। सी में देखो ट्रांसफर ऑफ H+ पहले, जो कि लास्ट स्टेप, वो भी नहीं हो सकता। और डी में तो और एक बड़ा मजाक, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, ये तो और नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं 92 पे। हमें क्या बोला है, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड में बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। फिनॉल और बेंजोइक एसिड को डिस्टिंग्विश करना है। ये ऑप्शन में जो सोडियम बाइकार्बोनेट दिया है, फिनॉल का अगर आप रिएक्शन कराते हो सोडियम बाइकार्बोनेट से तो नो रिएक्शन, बिकॉज H2CO3 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। लेकिन बेंजोइक एसिड रिएक्शन कर जाता है, तो कर दिया हमने डिस्टिंग्विश सोडियम बाइकार्बोनेट से।
NaOH से पॉसिबल नहीं है, दोनों ही रिएक्शन कर देंगे, सोडियम मेटल भी दोनों ही रिएक्शन कर देंगे, तो डी ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकता है। इसका सही आंसर होगा ए। चलो आगे बढ़ते हैं। 93 लास्ट क्वेश्चन हमारे ऑर्गेनिक पार्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम होता है ये, ठीक है, 3 2 5, तो ये हो गया कैप्रोलैक्टम। से क्या प्रिपेयर किया जाता है, तो इसका अगर आप लोग हाइड्रोलाइसिस कर दोगे, ठीक है, तो इससे हमें देखो क्या मिलेगा। CO और NH के बीच में तो वैसे 5 कार्बन है, CH2 5 NHB, ठीक है, इसके बीच में तो है, लेकिन हाइड्रोलाइसिस से आप लोगों को पता है कि बेसिकली यहाँ से और NH यहाँ से, तो ये पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग और कुछ नहीं, नाइलॉन, क्योंकि कार्बन देखो 5 + 1 6, नाइलॉन 6 बोलते हैं, ठीक है, तो नाइलॉन 6 हमारा बन जाएगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सही होगा सी। कंटिन्यू करते हैं सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 94 से। इनऑर्गेनिक बेंजीन इज, बोराजीन भी कहते हैं इसे, और इसमें B3N3H6 होता है। और B3N3H6 अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, राइट। B3 है, H6 है, N3 है, तो ये हो गया हमारा इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, when a metal is burnt its weight is increased by 24%, the equivalent weight of metal will be। तो देखिए ये रहा मेरा मेटल, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और कुछ मेटालिक ऑक्साइड बना रहा होगा, ओके। अब आप मेरे को बताइए, आपसे बोला गया द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बताना है। अब मान लेते हैं मेटल का मास 100 है, ठीक है, मेटल का 100 ग्राम्स लिया मैंने, और उसके बाद उसने कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन किया होगा और उसके बाद मेटालिक ऑक्साइड बनेगा। अब बोला है 24% इंक्रीज हुआ है, तो अगर मैंने 100 ग्राम मेटल लेके शुरुआत किया तो वो ज़रूर 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और 124 ग्राम मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। अब हम जानते हैं कि मेटल और ऑक्सीजन जब भी रिएक्ट करेंगे तो वो 1:1 इक्विवेलेंस के रेशियो, मतलब इसका जितना इक्विवेलेंस होगा इसका उतना ही इक्विवेलेंस होगा। तो मेरे को बताइए, हम ये जानते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ मेटल मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा 24 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे हो जाएगा 100 गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, जो कि हमें कैलकुलेट करना था, तो वो हो जाएगा ये जो 24/3 होता है, ई आ जाएगा आपका 100/3 और वो होता है 33.3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, द एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट टू द रिएक्शन सिस्टम increases the rate of forward reaction only, increases the rate of reverse reaction only, increases the rate of forward but decreases the rate of backward? No, increases the rate of forward as well as backward reaction equally। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, आपका एक्टिवेशन एनर्जी को नीचे it brings it down, जिसकी वजह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता है, यानी कि आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर डी, राइट। 97 पे आइए। इन अ पीरियोडिक टेबल द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स, अब बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स ये है बेसिकली डिपेंड करता है मेटालिक नेचर पे। अब आप मेरे को बताइए, लेफ्ट से राइट जब मैं जाऊंगा तो मेटालिक नेचर डिक्रीज होता है, इसलिए बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स भी डिक्रीज होगा, और ऊपर से नीचे आते वक्त मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, जिसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड भी इंक्रीज होगा, राइट। तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, ऑन टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, तो क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो नहीं हो सकता। डिक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये भी नहीं, हाँ ये भी नहीं होगा। डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑप्शन सी मैचेस विद दिस एंड आंसर यही होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 98 पे अब बोला है, फॉर द रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ जिंक डस्ट विथ 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर डेल्टा यू एंड डब्ल्यू करिस्पॉन्ड्स टू, ठीक है। अब देखिए डेल्टा यू एंड डब्ल्यू पूछा है। अब देखिए ये रिएक्शन जो होगा जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में, मेटल और एसिड के बीच में जो रिएक्शन होगा, एक बात जो हम ये बोल सकते हैं वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। तो एक बॉम्ब कैलोरीमीटर में जब अगर इस वेसल में ये रिएक्शन हो रहा है सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड बाथ, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो सिस्टम है जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है, दैट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा विच विल बी यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस सराउंडिंग वाटर बाथ, राइट। तो यहाँ पे इस सिस्टम ने एनर्जी लूज किया, इस सिस्टम ने एनर्जी अगर लूज किया तो हम ये बोलेंगे कि सिस्टम का इंटरनल एनर्जी ज़रूर
कमा होगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी अगर कम जाता है तो हम बोलेंगे डेल्टा यू विल बी लेस देन जीरो। लेकिन ये एक क्लोज्ड रिजिड चेंबर में अगर रिएक्शन हो रहा है तो सिस्टम, पूरे सिस्टम के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। पूरे सिस्टम के वॉल्यूम में अगर कोई चेंज नहीं आता है तो जो वर्क डन होगा वो जीरो होना चाहिए। तो डेल्टा यू लेस देन जीरो एंड वर्क डन इक्वल टू जीरो, आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 99, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, और H2O2 जब खुद ऑक्सीडाइज होता है तो वो -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, यानी कि वो O2 में कन्वर्ट होता है। तो यू जस्ट नीड टू फाइंड a reaction जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड is converting to oxygen, and if you check the product side you'll find that in option number C, and that should be the correct answer. Okay, question number 100, the XX bond energy is minimum in। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका अगर हम पूरा ऑर्डर देखें तो Cl2 होता है, फिर Br2 होता है, फिर F2 होता है, फिर I2 होता है। एक्चुअली फ्लोरीन का हाईएस्ट होना चाहिए था, बट लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से उसका एक्सेप्शनली लो होता है, जस्ट मार्जिनली ग्रेटर देन आयोडीन, बट लोएस्ट सबसे आयोडीन का ही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो दैट वाज द एंड ऑफ पेपर। आई होप ऑल ऑफ यू डिड वेल, एंड आई नो फुल टेस्ट्स आर आल्सो अबाउट टू एंड। आई होप ऑल ऑफ योर प्रिपरेशन इज स्ट्रांग, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे हिसाब से क्वेश्चंस आपको फेयरली इजी लगे होंगे जैसे नीट में रहते हैं, लेकिन आपने इस बार भी ये ध्यान दिया होगा कि टाइम को कैसे मैनेज करें, कैसे इन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करें। ठीक है, आप मेहनत करते रहिए, आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।